हेलो पॉलिटी बडीज़, वेलकम टू माय चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सीरीज़ को, जिसमें कि हमने कवर कर रहे थे सीरीज़ अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को। एंड वी हैव डन आर यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का पार्ट 1, जिसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का मेन प्रोविजंस कर लिया था। और आज हम यूनिट 3 के पार्ट 2, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था और ये इम्प्लीमेंट हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्ड 1918 के रिकमेंडेशंस पे, है ना। मॉन्टेग्यू के डिक्लेरेशन थे 20 अगस्त 1917 को। उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस किए थे कि हाँ, हम ऐसा ऐसा करेंगे। अरे मेनली यही था कि इनका पहले से ही था कि आप हमारी हेल्प करो, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 लड़ने में, और हम आपको उसके बदले कुछ रिफॉर्म्स करेंगे आपके यहाँ। बस उसी का वो प्रॉमिस अपना पूरा करने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं, जिसमें ये बाई कैमरा लेजिस्लेचर लाते हैं। इंडियन जो मेंबर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाते हैं लेजिस्लेशन में। एक सेल्फ गवर्नमेंट के प्रति एक थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाया जाता है। बट मैं आपको बता दूं, अंग्रेज कभी भी हमें आगे नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़ वाला रिफॉर्म ही रहता है ये। ओके, तो क्योंकि हमें इसमें क्रिटिकल एनालिसिस करना है, तो हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को समझेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को समझेंगे, ठीक है। और फिर हम इसके रिएक्शंस, कॉन्सिक्वेंसेस, और तब जाकर हम इसका कंक्लूजन करेंगे। सो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, सो डियर फ्रेंड्स, अगर अब तक आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, सो प्लीज़ लेके बैठ जाइए ना, क्योंकि आप लिखते चलोगे ना तो आपको नोट्स भी बन जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी एग्जिस्ट हो जाएगा। So let's start with the next topic, that is positive aspects of Government of India Act 1919. सो देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बोल दीजिए या फिर इसके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अचीवमेंट्स भी कह सकते हैं। तो पहला इसका है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जी हाँ, यहाँ पे क्या होता है, इसमें पहली बार डायरकी लाया गया। डायरकी मतलब आया जिसमें हाँ, भले ही इंडियन मिनिस्टर्स के पास लिमिटेड कंट्रोल था कि बस हाँ, वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को वो देख सकते हैं, हस्तांतरित जो भी विषय हो गए। और तो और जो प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल पे ये एक पहली बार एक कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को खड़ा करना, है ना। ये सब जो चीज़ें आई, तो ये तो एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट ही रहा ना। फिर दूसरा हो गया बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि अब यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। 2 हाउसेज हो गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। आपका लोकसभा और राज्यसभा जो भी हमारा चलता है, जिस टाइप से अपर हाउस और लोअर हाउस एंड अपर हाउस, इस टाइप से वहाँ पे भी आ गया। तो आप देखो, नई नई चीज़ें लाती है, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही हुए ना। और फिर अगला है इंडियनाइजेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके मेंबर्स का जो हमारे वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें अब 8 मेंबर्स हो गए, जिसमें कि 3 इंडियंस होने लग गए। और इस प्रकार से हाईएस्ट लेवल्स पे भी इंडियन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है। अगला पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेचर्स। सही बात है, बहुत सेंट्रल या प्रोविंशियल लेवल पे अगर मैं बात करूँ, तो ये जो मेंबर्स है उसको इनलार्ज किया गया और मेजॉरिटी ऑफ जो भी प्रोविंशियल मेंबर्स थे वो सारे के सारे अब इलेक्टेड आने लग गए, जिससे कि इंडियंस का भी वाइडर रिप्रेजेंटेशन देखने को हमें मिला। अगला है पब्लिक सर्विस कमीशन 1926। जी हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसके थ्रू कि अब जितना भी रिक्रूटमेंट होगा सर्विसेज में, उसका रेगुलेशन किया जाने लगा। फिर अगला है डायरेक्ट इलेक्शंस। इंडिया में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए। हाँ, भले लिमिटेड था ये, जैसे कि कुछ लोगों को ही ये वोटिंग का राइट दिया गया, बट ये इंडिया में आया, ऑल दो ये भी इट्स अ बिग थिंग, है ना। सो विद दिस हमने कर लिया क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे। अब आइए हम इसके समझते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स को। सो पहला है फेलियर ऑफ डायरकी। हाँ, मैंने बोला कि डायरची यहाँ पे आई,
बट आपको मैं बता दूं ये अनवर्केबल था, क्योंकि गवर्नर्स के पास तो बहुत ज़्यादा पावर है। आपने तो सिर्फ नाम का दे दिया है ना कि हाँ जो हमारे इंडियन मिनिस्टर्स हैं वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को देखेंगे, बट डियर फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं था। गवर्नर्स बार बार इसमें वो बोलते ना इंटरफेरेंस करना, वो क्या करते थे। इंडियन मिनिस्टर्स के पास तो रियल अथॉरिटी थी ही नहीं, इसकी तो बहुत कमी थी। अगला है नो रियल सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही बात है, लेजिस्लेचर जो था वो इंडियन लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल ही नहीं था। और तो और वाइसराय के पास तो बहुत ही पावर्स, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर, और तो और फिनांस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स ये सब कंट्रोल करना। अगला है रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, मतलब कि अब राइट टू वोट वही लोगों को था जिनके पास प्रॉपर्टी है, या वो टैक्स पे करते हैं, या फिर उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और इतना सारे प्रोटोकॉल्स के कारण सिर्फ 10% ही इंडियन थे जो कि इनफ्रेंचाइज रहे। तो ये भी तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट ही है ना कि 100% पॉपुलेशन में सिर्फ 10% लोग ही अगर वोट देंगे तो। अगला नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि कंटिन्यूड एंड एक्सपेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। डियर फ्रेंड्स, इससे बड़ा तो पाप ही इसको बोलेंगे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे देश में रहा है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम को तो 1909 में ही दे दिया गया, लेकिन 1919 के तहत सिख, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, इंडियन क्रिश्चियन सबको दे दिया गया। अब आप ही सोचो ना, जब इतने सारे लोगों को जब ये दे दिया गया रिप्रेजेंटेशन का, तो इसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और डीपेन हो गया, जिसका रिजल्ट इतना तक हो गया कि हमारे देश में 1947 में पार्टीशन ही एक रिजल्ट के तौर पे आ गया। अगला नेगेटिव एस्पेक्ट ये है रिटेंशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। आपने कहा कि हम इंडियंस के लिए कर रहे हैं, बट कहाँ, सुप्रीम तो आपके यहाँ सेक्रेटरी और वाइसराय ही है। कितने भी आप रिफॉर्म्स लेके आ जाओ, जो सुप्रीम पावर इज रिमेनिंग विद द सेक्रेटरी एंड वाइसराय इटसेल्फ। अगला है इंडियन लिटिल रियल से, मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं गवर्नेंस के, उसमें इंडियंस की तो कोई चलनी ही नहीं थी। तो ये क्या है, कौन सा रिफॉर्म ला रहे हो तुम। हाँ, अगला है डिसअपॉइंटमेंट टू नेशनलिस्ट्स। अब जो हमारे नेशनलिस्ट है, इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस का तो शुरू से ही डिमांड रहा है सेल्फ गवर्नमेंट का। इवन दो कि इन्होंने कहा कि हाँ वर्ल्ड वॉर 1 हो जाएगा तो हमें सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लोग डिमांड कर रहे स्वराज की, लेकिन इन्होंने तो किया। इस चलते कई सारे हमारे मिलिट्री वाले लोगों ने अंग्रेजों की मदद भी की वर्ल्ड वॉर 1 में, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ एक पार्शियल सा कंसेशन दे दिया, बस फॉर्मेलिटी कर दे रिफॉर्म की। और इस चलते एक्सट्रीमिस्ट ने तो कहा भी कि बिट्रेयल ऑफ मोंटेग्यूज प्रॉमिस, उसने तो प्रॉमिस में भी धोखा दे दिया है। ये कैसा प्रॉमिस है, बस आपने तो बोलते हैं ना कि वो आप प्रॉमिस किया आपने पेड़ा देने का, और हमें तो बस वो लॉलीपॉप से काम चला दिया। सो ये रहे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब हम इसको कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिएक्शंस को देखते हैं। पहला है नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया इस एक्ट को और कहा कि तू टोटली बोलते हैं ना कि अनसेटिस्फैक्ट्री है, हम ऐसा उम्मीद नहीं करते थे। और तो नागपुर सेशन जो होता है 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इन्होंने बोला कि अरे इनकी तो रिफॉर्म्स ही इनएडिक्वेट है। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब एक नया मूवमेंट लॉन्च करेंगे, एंड फाइनली उसको अंडर महात्मा गांधी लॉन्च भी किया था, दैट इज NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगला कॉन्सिक्वेंस क्या होता है इसका कि फेलियर ऑफ डायरेक्सी इन प्रैक्टिस। जो इंडियन मिनिस्टर्स थे उन्होंने देखा कि भैया हमारे पास जब पावर ही नहीं तुम दे रहे हो, बार बार गवर्नर हमारे मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है, तो दे रिजाइंड। अगला है ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। अब आप बढ़ावा दे रहे हो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को, तो ऑब्वियस ही बात है ना, जो यूनिटी है नेशनल मूवमेंट की वो वीकेंड हो जाएगी। ये आपको कॉन्सिक्वेंस में देखने को मिलता है। और हाँ, सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो यही रहा स्टेप टुवर्ड्स 1935 एक्ट, 1935 का एक्ट। इसने एक फाउंडेशन डाल दिया और डायरकी को हटाकर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की अब डिमांड होने लग गई, और उसी का रिजल्ट होता है कि 1935 का एक्ट हमारा आता है। तो ये रहे इसके कॉन्सिक्वेंसेस, और अब हम देखते हैं इसका कंक्लूजन। इन कंक्लूजन हम इसे हाफ हार्टेड मेजर कह सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप रिफॉर्म लाएंगे, बट आपने पूरी तरह से रिफॉर्म नहीं लाया। आपने तो कहा कि हाँ हम न्यू फीचर्स लाएंगे, बट ऐसे ऐसे न्यू फीचर्स लाए ना जिसमें कि सारी पावर्स तो आपने अपने ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास ही रखा, बस हमें तो लिमिटेड पावर्स के लिए हमारे तो मतलब बोलते हैं ना इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ा दिया, बट इनकी बातों की कोई कदर नहीं रही। बोलने को डायरेक्ट आ गया, बट ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में भी गवर्नर का कंट्रोल रहा। बाई कैमरलिज्म आया, डायरेक्ट इलेक्शंस हुए, लिमिटेड इंडियनाइजेशन हुआ, हाँ बढ़ा। तो ये सर वही तो कंक्लूजन है ना कि कुछ थोड़ी मोड़ी अच्छाइयाँ आई, और ऑल्दो उसमें कुछ कमियाँ थी जो कि आगे के एक्ट से पूरी हो जाएंगे।
अब भले अंग्रेज ने कहा था कि हाँ आप हमारे लिए लड़िए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़िए, हम आपके रिफॉर्म्स का, आपके एस्पिरेशंस को पूरा करेंगे, बट वो नहीं कर पाते हैं। दे वर फेल टू सेटिस्फाई नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस। इसलिए ऐसा कहते हैं कि क्या हम भारतीयों के पास रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई? नहीं ना, ये तो बस लगा कि गवर्नेंस का एक हम लोग को मॉक फॉर्म दिया गया, एक प्रैक्टिस करवाया गया कि हाँ इस टाइप से कुछ कुछ करना है। और बस जो इफेक्टिव पावर्स जो रहते थे वो तो ब्रिटिशर्स के पास ही रहते थे। कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स का और एक्सपेंशन हो गया, मतलब कि अंग्रेज थके नहीं थे कि 1909 में मुस्लिम्स को अलग कर दिया। अब तो इन्होंने, आपको पता ही है, सिख, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, इंडियन, क्रिश्चियन सबको दे दिया, जिसके तहत ये बहुत ही डिजास्टर साबित हुआ। एक संप्रदायवाद का बोलते हैं ना कि बीज बोना, वो कर दिया इन्होंने, और जिसके चलते कि हमारा देश आगे चल के इसमें पार्टीशन भी हो गया, जो कि बहुत ही पेनफुल था। एक्ट वॉज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल सेफ गार्ड फॉर ब्रिटिश रूल। ये एक्ट उन्होंने, समझ जाइए कि एक्ट के लिए हम एक्साइटेड थे कि हमारे साथ कुछ रिफॉर्म्स होने वाले, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये तो अंग्रेजों के लिए ही, अंग्रेजों की ही एक चाल थी। उन्हीं को ही पॉलिटिकल सेफ गार्ड मिल रहा था कि वो तो बस आम जनता डिमांड करी थी डेमोक्रेसी का, और उन्होंने सोचा कि डेमोक्रेसी क्या लेना है, थोड़ा सा कुछ दे दो इन लोगों को कुछ राइट्स, और क्या क्या बहला फुसला लो, और बस यही कर दिया। बट ऐसा रियल में तो मैं इसको नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए अगर कुछ गलत होता भी है ना तो इसीलिए गलत होता ताकि कुछ अच्छा हो आगे, और यही होता है। अंग्रेजों ने ऐसा किया, इससे हमें एक मौका मिला अपने यूनिटी को और बढ़ाने का। ये फेलियर भले हुआ, बट ये फेलियर ही एक अंत ही आरंभ है, जो बोलते हैं ना, वैसे ही जो फेलियर था, दिस वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू द राइज ऑफ मास मूवमेंट, है ना। और आगे चल के गांधी जी के नेतृत्व में रह के बहुत सारे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट्स होते हैं, और हमारा देश आज़ाद होता है। So with this, thank you guys for watching my video, and if you really like the video, then please do like. If you have any suggestions or queries, then you can put it down in the comment box. Stay tuned with me so for notifications, and if you are new to my channel, then please do subscribe. Till that, take care, bye bye, and you will get all the videos separate करके in the playlist. Thank you.